हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम मार्च 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा रैपिड रिवीजन सेशन है। मार्च मंथ के वन लाइनर, ये आपको लास्ट मंथ में ये सेशन हमारा स्किप हो गया था, तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिटेल में डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सारे करंट अफेयर पढ़ाए हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मॉर्निंग में 6 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाता है, उसे देखिए। उसके बाद आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, तो यहां पर हमारा रैपिड रिवीजन सेशन है, तो यहां पर हम 100 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यह मार्च मंथ का सेशन है। अप्रैल मंथ का सेशन मैं आपको 2-3 दिन बाद दे दूंगा वन लाइनर का। अभी आप इसको देखिए। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर 2026 के हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको 50+ ई बुक मिल जाएगी मंथली और ईयरली करंट अफेयर की, 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की, और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो अपनी करंट अफेयर की परफॉर्मेंस को आप यहां पर चेक कर पाएंगे, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। ये सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए पैकेज है करंट अफेयर का। इसके बाद किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे, सब यहीं से कवर हो जाएगा। काफी स्टूडेंट है जिनको जीएस में प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहां पर हमने कवर करवाए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम चलते हैं मार्च मंथ के सबसे पहले करंट अफेयर की तरफ। देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो खिताब है वो इंडिया ने जीता था, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। लेकिन जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन। इन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक बनाया था। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है जो कि फिन एलन ने बनाया है। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियुक्ति समिति है उन्होंने जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया है। आपको पता होना चाहिए ये जो कमीशन है 2023 में बना था, जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। इसके अध्यक्ष जस्टिस अजय लांबा थे शुरुआत से ही, लेकिन अब जस्टिस अजय लांबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे के बाद मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन के नए अध्यक्ष जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 इसका खिताब जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया। यह एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा। रणजी ट्रॉफी पहली बार जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने यह खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में कर्नाटका की क्रिकेट टीम को हराया, जो कि 8 बार रणजी ट्रॉफी की चैंपियन रह चुकी है। तो कर्नाटका को हराकर जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। यह 91वां एडिशन था रणजी ट्रॉफी का। लास्ट ईयर 2024-25 के विनर रही थी विदर्भ, और उस वक्त रनर अप रही थी रणजी ट्रॉफी में केरला। 2025-26 के रणजी ट्रॉफी में विनर जम्मू कश्मीर और रनर अप कर्नाटका। सिक्किम गवर्नमेंट ने पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो सिक्किम का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसका नाम है पैक्योंग एयरपोर्ट। सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसका नाम फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर अब रखा जाएगा। तो त्रिलोचन पोखरेल ये सिक्किम के ही फ्रीडम फाइटर है, सिक्किम से आते हैं, तो इनके नाम पर पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम अब चेंज किया जाएगा। सिक्किम का एकमात्र एयरपोर्ट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यह डे हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। 2026 में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स
कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया? मार्च 2026 में महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक को लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ये केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। बुक को लिखा किसने है, तो बुक को धीरज काकड़िया ने लिखा है। धीरज काकड़िया आकाशवाणी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर है, तो इन्होंने लिखी है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की बुक। महात्मा गांधी जो एक ग्रेट कम्युनिकेटर थे, कैसे वो संवाद स्थापित करते थे जनता के साथ, उस पर बेस्ड इस बुक को धीरज काकड़िया ने लिखा है। और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने मार्च में इस बुक को लॉन्च किया था। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है? मार्च में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। यह सर्वाइकल कैंसर के इलाज से संबंधित है। ओके, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है। कुनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को किस देश से लाया गया है? मार्च 2026 में कुनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को बोत्सवाना, जो कि अफ्रीकी देश है, यहां से लाकर छोड़ा गया है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। तो अभी बोत्सवाना से 9 चीते मार्च 2026 में लाए गए। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली ने अपना अंतिम वनडे मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली, इन्होंने अपना अंतिम वनडे मैच इंडिया के खिलाफ ही खेला था, और इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। एलिसा हेली कैप्टन है किस देश की क्रिकेट टीम की? तो ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम की कैप्टन है। आंध्र प्रदेश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट हनुमान। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के जो बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट है, इसका रिन्यू किया है, इस एग्रीमेंट को जापान के साथ में। यह समझौता पहली बार जापान और इंडिया के बीच में 2008 में हुआ था। काफी बार रिन्यू किया गया है, एक बार फिर से रिन्यू किया गया इस एक फैसले को। इसमें होता क्या है कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर तक का, जैसे जापान को अगर अमेरिकी डॉलर का क्राइसिस आ रहा है तो वो क्या करेगा, जापानी करेंसी इतनी इंडिया को दे सकता है और इंडिया से इतना डॉलर ले सकता है। और जब इंडिया को ऐसा प्रॉब्लम आए तो इंडिया रुपीस दे सकता है और जापान से इतना डॉलर ले सकता है। तो अधिकतम 75 अरब अमेरिकी डॉलर का ये एक समझौता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति मार्च 2026 में की गई। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में देखने को मिलता है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 155 के तहत अलग अलग राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति करने का प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है। तो काफी सारे राज्यों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए थे मार्च मंथ में, पर यहां पर हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन है तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? यह एक रिपोर्ट है मोटापे पर, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट। इसके अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर चाइना आता है जहां के बच्चों में सबसे ज्यादा मोटापा और वजन ज्यादा देखने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड पर इंडिया है और थर्ड पर है यूएसए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पहला देश कौन सा बना जिसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों को कवर किया गया है, दोनों महाद्वीपों का पहला देश जिसे डब्ल्यूएचओ ने कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया यह है चिली। दक्षिण अमेरिकी देश है चिली।
वर्ल्ड का ये दूसरा ऐसा देश बना है जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया। वर्ल्ड का पहला देश था जॉर्डन, जो कि कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब दूसरा बना है चिली, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पहला, तो हो जाएगा चिली, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया, या मार्च 2000, सही कर लेना इसको, मार्च 2026 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मार्च 2026 में एच के दुआ का निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे, पत्रकार। 1998 में पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है ना। भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा, इनके समय में ये मीडिया एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट एच के दुआ, इनका मार्च 2026 में निधन हो गया। तो पद्म भूषण दिया जा चुका है, दिल्ली से थे। 1998 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। यूनाइटेड नेशन विमेन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त थे? तो यूनाइटेड नेशन विमेन एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का, उसकी ये रिपोर्ट है। डिपार्टमेंट का नाम ही यूनाइटेड नेशन विमेन है, तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई ये यूनाइटेड नेशन विमेन रिपोर्ट 2026 है। इसके अनुसार अगर कंपेयर करें महिलाओं और पुरुषों के पास कानूनी रूप से कितने अधिकार है, तो अगर कंपेयर करें ना, तो अगर पुरुषों को 100% अधिकार है कानूनी रूप से, तो महिलाओं को केवल 64% ही कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं। काफी देशों में इक्विलिटी अभी भी एक केवल हवा में है, मतलब इक्विलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो 64% ही कानूनी अधिकार महिलाओं के पास हैं अगर पुरुषों से कंपेयर करें तो। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में सेंसस 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या है? तो 2027 जनगणना के लिए मैस्कॉट लॉन्च किए गए थे मार्च 2026 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये 2 मैस्कॉट है, एक महिला और एक पुरुष। इसमें महिला है प्रगति और पुरुष है विकास। ठीक है, महिला को नाम दिया गया जो मैस्कॉट है प्रगति, और पुरुष को नाम दिया गया है जो मैस्कॉट है विकास। तो ये 2 मैस्कॉट बनाए गए हैं जनगणना 2027 के। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची जारी की गई। इसमें से इंडिया से सफीना हुसैन को शामिल किया गया है। सफीना हुसैन की बात करें, एजुकेट गर्ल्स नाम का एक फाउंडेशन है, उसकी संस्थापक है। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है लास्ट ईयर। भारत का पहला ऐसा पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेमन मैग्सेसे दिया गया एजुकेट गर्ल्स को, तो ये 2025 में दिया गया था। अब 2026 में टाइम पत्रिका ने विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में सफीना हुसैन को शामिल किया है। जीआई टैग प्राप्त कार्बी एंगलोंग जिंजर का पहली बार लंदन में निर्यात किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जीआई टैग प्राप्त कार्बी एंगलोंग जिंजर, इसे पहली बार लंदन में विदेश में निर्यात किया गया। यह जो जिंजर है यह असम राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेना। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल यह मनाया जाता है भारत के केरला राज्य में। 10 दिन तक यह फेस्टिवल अट्टुकल भगवती टेम्पल में आयोजित किया जाता है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो मार्च 2026 में इसका आयोजन किया गया। 10 दिवसीय फेस्टिवल अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, कहां पर? केरला में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भारत की फर्स्ट एआई पावर्ड स्किल सेंसस किस नाम से लॉन्च की गई? महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली एआई पावर्ड स्किल सेंसस को लॉन्च किया है और इसे सक्षम स्किल सेंसस नाम दिया गया। मतलब ये पहली बार एआई के माध्यम से स्किल बेस्ड जनगणना की गई है। जैसे जनगणना में ये देखा गया, एआई के माध्यम से की गई, ये देखा गया कि किस किस के पास कौन कौन सी स्किल है, कितने लोगों के पास किस चीज में स्किल है ना। कौन अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, कौन अच्छा इंजीनियर बन सकता है, या फिर कौन अच्छा पेंटर है, पेंटिंग कर सकता है
है ना, ग्राफिक डिजाइनर अच्छा बन सकता है, स्किल है, तो इसे सेंसस अलग अलग की गई, इसे नाम दिया गया सक्षम स्किल सेंसस। तो पहली बार इंडिया में एआई पावर्ड स्किल सेंसस किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित किया गया? यह कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसका आयोजन किया गया स्पेन के बार्सिलोना में। यह 37th एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का। सबसे पहली बार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1987 में की गई थी। अब 37th एडिशन मार्च 2026 में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया। भारत का फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए क्या होता है, लाइट हाउस होते हैं ना, अभी तक आपने समंदर में देखे होंगे। पहली बार इंडिया में रिवराइन मतलब रिवर के किनारे लाइट हाउस या रिवर में लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं, और ये बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो रूट है ना वो नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है। और यहां पर जो शिप आते जाते हैंगे, है ना, जो नौकाएं आती जाती है, उनको गाइडेंस के लिए लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। इंडिया में पहली बार होगा जब नदियों पर लाइट हाउस बनाए जाएंगे, तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे हैं। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 84 करोड़ रुपीस। काम शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गए हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, इसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में 73 देशों के 4020 बिलियनियर्स शामिल है। 73 देशों के 4020 बिलियनियर्स। इंडिया से देखिए तो इंडिया में इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब 308 बिलियनियर्स हो चुके हैं। भारत, यूएसए और चाइना के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है बिलियनियर्स के मामले में। पहले पर है यूएसए, सेकंड चाइना में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है, तीसरे पर इंडिया आता है। इंडिया में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, एशिया में भी सबसे अमीर है, और सेकंड नंबर पर इंडिया में सबसे अमीर आते हैं गौतम अडानी। हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 में राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल विमेंस डे की। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आईबीएम ने भारत में किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? आईबीएम जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका की, आईबीएम है ना, कंप्यूटर और मशीनरी का निर्माण करती है, तो इसने भारत में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, और इसे स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, आईबीएम वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर बनाने में भी इनका नाम आता है। तो संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इन्होंने स्थापित किया है बेंगलुरु में। भारत में ये इनका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? इंडिया ने। फाइनल अहमदाबाद में का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर खेला गया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम इंडिया। 3 सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम इंडिया। अब यहां पर फाइनल में मैन ऑफ द मैच का जो खिताब है यह दिया गया था जसप्रीत बुमराह को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो संजू सैमसंग है। दोनों को याद रखिएगा। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्च 2026 में मद्रास हाईकोर्ट जो कि तमिलनाडु का हाईकोर्ट है, इसके नए चीफ जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी अपॉइंट किए गए। ठीक है, तो सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, इनका पूरा नाम है S.A. धर्माधिकारी। ये मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मार्च 2026 में बने हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे CISF कहा जाता है, इसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF की स्थापना कब हुई थी? देखिए CISF जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है,
केंद्र सरकार का एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि जो इंडस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उपक्रम है, भेल, गेल, सेल, इनकी सुरक्षा के लिए काम करने की जिम्मेदारी ये पैरामिलिट्री फोर्स की है। इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। तो 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 57th फाउंडेशन डे मनाया है। कब? 10 मार्च को। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। शिकागो एलुमनी अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट बने हैं केवी सुब्रमण्यम। तो केवी सुब्रमण्यम को यह अवार्ड दिया गया। भारत सरकार के ये 17वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं। तो इंडिया के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है। केवी सुब्रमण्यम को दिया गया शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड, और इस अवार्ड को जीतने वाले पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट। आगे आइए, मार्च 2026 में आयोजित अभ्यास लेमेतिये 2026 भारत और किस देश के मध्य में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? अभ्यास लेमेतिये ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के मध्य में आयोजित की जाती है। दोनों देशों की आर्मी के मध्य में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यह 2001 में शुरू की गई थी। 2026 में इसका 11वां एडिशन आयोजित किया गया सेशल्स में, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमेतिये। मार्च 2026 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर की लिस्ट में किस स्थान पर रहा है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी की यह रिपोर्ट है जो कि 2026 में आई है। ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर कंट्री लिस्ट है ये, जिसमें इंडिया को सेकेंड रैंक पर रखा गया है। इस इंडेक्स में 2021 से 2025 के मध्य में जो ग्लोबली आर्म इंपोर्ट किए गए हैं, जो हथियार आयात किए गए हैं, उनके आधार पर यह लिस्ट है। और इसमें पहले स्थान पर रखा गया यूक्रेन को, यूरोपीय देश है, जिसने 9.7% सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए। सेकेंड पर 8.2% के साथ इंडिया को रखा गया सीपरी की रिपोर्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर कंट्री लिस्ट में। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? मार्च 2026 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो यह वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को एचआईवी और साइफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपीय देश डेनमार्क को एचआईवी और साइफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है। कौन है? डेनमार्क। यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। यूनियन कैबिनेट ने मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह एयरपोर्ट हमें तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे घोषित किया जाना है, इसीलिए मदुरई एयरपोर्ट काफी सुर्खियों में था मार्च मंथ में। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को दिया गया। ये एक बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर और डायरेक्टर हैं अमोल पालेकर। तो सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्च 2026 में दिया गया। कोल्ड रिस्पांस मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, कोल्ड रिस्पांस के नाम से, इसका आयोजन नाटो के द्वारा किया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करता है। इस बार इसका आयोजन आर्कटिक रीजन में किया गया। नॉर्वे के उत्तर में जो आर्कटिक रीजन का क्षेत्र है, वहां पर 14 नाटो देशों के लगभग 25,000 सैनिकों ने यह आयोजन किया, मिलकर अभ्यास किया कोल्ड रिस्पांस मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 में। सबसे पहली बार यह 2006 में नॉर्वे में शुरू हुआ था, नॉर्वे में आयोजित किया गया था नाटो के द्वारा। तो नाटो आयोजित करवाता है कोल्ड रिस्पांस मिलिट्री एक्सरसाइज को। भारत का पहला बैंक कौन सा बना जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
बॉन्ड जारी किए हैं। तो 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की अवधि होगी 7 साल की और इस बॉन्ड पर 7.10% की इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, भारत का पहला ऐसा बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने का जो अधिकार है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसको मौलिक अधिकार माना है आर्टिकल 21 के तहत। ओके, अगर किसी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर अगर उनको डिग्निटी के साथ मृत्यु आती है तो फिर यह दी जा सकती है किसी व्यक्ति का, यह आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार है, इसे कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है आर्टिकल 21 का। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में जिस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया यह है ओडिशा। मतलब किस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन सबसे टॉप पर सबसे अच्छी है, तो यह है ओडिशा। नीति आयोग की रिपोर्ट थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग ओडिशा जो राज्य उसमें फिजिकल हेल्थ के मामले में टॉप परफॉर्मर रहा है 2026 की नीति आयोग की इस रिपोर्ट में, ओडिशा राज्य। ठीक है, आगे आते हैं। नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 की पहली वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 यह पहली ईयरली रिपोर्ट है जिसे जारी किया गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें यह चीज देखी गई कि किस राज्य के नेशनल हाईवे के आसपास ग्रीन बेल्ट पर सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है, मतलब सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। तो इस रिपोर्ट में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहे, पहले पर रहा असम, जहां पर जो नेशनल हाईवे है ना उसके आसपास सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है। तो असम पहले पर, गुजरात दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर और चौथा पांचवा भी मैंने आपको मेंशन किया, 3 याद रख लो। सबसे लोएस्ट ग्रीन कवर वाले राज्य देखें तो पहले पर है हिमाचल प्रदेश, सेकंड पर है दिल्ली और थर्ड पर है चंडीगढ़, ये छत्तीसगढ़। ये नीचे से 3 है, सबसे नीचे से सबसे जो लोएस्ट ग्रीन कवर वाला स्टेट है ये है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स से ये 2025-26 का नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को पहली बार जारी किया गया है। नागालैंड के 23वें गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली? नागालैंड के 23वें गवर्नर अपॉइंट किए गए नंद किशोर यादव। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद वॉरशिप ने किस देश के नेशनल डे सेलिब्रेशन में भाग लिया? इंडियन नेवी के आईएनएस त्रिकंद वॉरशिप ने मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। 12 मार्च को मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है जिसे नेशनल डे कहा जाता है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसके लिए एक सम्मेलन का या फिर एक अच्छा सा बोल सकते हैं कि समारोह का आयोजन किया गया जिसमें आईएनएस त्रिकंद वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया था। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां लगाया गया है? हाईवे पर जो पॉल्यूशन होता है उससे लड़ने के लिए भारत का फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है नई दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में। आरबीआई डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? आरबीआई के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया 9 से लेकर 15 मार्च 2026 तक। और थोड़ा ध्यान से ये थीम रखी गई है आरबीआई के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की। आयोजन किया गया 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। ओके, 2026 में सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स ये थीम रखी गई है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इंडिया का पहला पोर्ट कौन सा है जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को लॉन्च किया यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि देखने को मिलता है तमिलनाडु में। मतलब क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल पोर्ट है उसका एक आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में एक मैपिंग, डिजिटल मैपिंग, और जिसके माध्यम से
ये एक इस तरीके से इंटीग्रेटेड होती है कि जैसे एयरपोर्ट पे हलचल हो रही है, कोई शिप आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो सेम की सेम चीजें आपको कंप्यूटर पे भी पूरे एयरपोर्ट का जो डिजिटल मैपिंग है उस पर दिखाई देती है। तो इससे क्या होता है कि पूरे एयरपोर्ट, सॉरी पोर्ट की बात हो रही है यहां पर, तो इससे क्या होता है कि पूरे पोर्ट को, कोई भी शिप आया, पोर्ट से शिप गया, तो जब वो डिजिटल मैपिंग पर दिखता है ना, तो पोर्ट को अच्छे से रेगुलेट करना आसान होता है, मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर इसे लागू किया गया, इंडिया का पहला पोर्ट जहां पर डिजिटल ट्वाइन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु राज्य में है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। मार्च 2026 में चर्चा में रहा खर्ग आइलैंड किस खाड़ी में स्थित है? मार्च 2026 में चर्चा में रहा खर्ग आइलैंड, ये पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है, फारस की खाड़ी में। ओके, यहां पर ईरान के बहुत बड़े ऑयल के रिजर्व थे जिस पर अटैक किया था अमेरिका ने, तो ये सुर्खियों में था। फारस की खाड़ी में खर्ग आइलैंड देखने को मिलता है, ये ईरान के कंट्रोल में फारस की खाड़ी में स्थित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में 2026 के विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की है। यह मार्च में घोषणा हुई थी, तो हमारा क्वेश्चन आया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में मार्च मंथ में इलेक्शन की तिथियों का अनाउंसमेंट किया था। अब तो इलेक्शन हो भी चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो यह है आर्टिकल 324। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, इसकी जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, इसकी मेडल टेली में पहला स्थान इंडिया ने हासिल किया। इंडिया ने टोटल 208 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। सेकंड पर रशिया रहा 35 मेडल के साथ, और थर्ड पर बोस्निया और हर्जेगोविना रहा 3 मेडल के साथ। तो इंडिया पहले स्थान पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, आयोजन नई दिल्ली, और मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया। भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत से फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अब इंडिया में 95 चेस ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, लेकिन यहां पर मार्च मंथ में भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर ये बने थे, जिनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? मयंक चक्रवर्ती। ये आते हैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य से। भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर। 98th एकेडमिक अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 2026 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? 2026 में 98th ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसमें बेस्ट पिक्चर का जो ऑस्कर अवार्ड है ये दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को। आपको पता है इस मूवी को सबसे ज्यादा 6 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 98th ऑस्कर अवार्ड में। वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर है वो भी इसी मूवी को दिया गया। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड ये दिया गया शुभमन गिल को। वहीं पर हम विमेन्स कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन का अवार्ड दिया गया बीसीसीआई के द्वारा स्मृति मंधाना को। तो शुभमन गिल मेन कैटेगरी में पॉली उमरीगर अवार्ड विनर, और विमेन कैटेगरी में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस का अनावरण किया? तो स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस ये जो प्रतिमा है ना, ये पोटी श्री रामालू राजू की प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, फ्रीडम फाइटर है। तो 58 फुट ऊंची एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू है ये, स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। तो पोटी श्री रामालू राजू का स्टेच्यू है। 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो
तो रिसेंटली मार्च मंथ में 2026 में 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया 2025 के लिए, और यह अवार्ड दिया जाएगा आर वेरामुथु को। आर वेरामुथु की बात करें तो यह तमिल राइटर है। आर वेरामुथु तीसरे तमिल साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। तो इनको 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया 2025 के लिए। वैसे आर वेरामुथु जो कि तमिलनाडु से आते हैं, इनको पद्मश्री 2003 में दिया जा चुका है, पद्म भूषण 2014 में दिया जा चुका है, तो यह भी याद रखिएगा। इनके पहले 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। यह हिंदी साहित्यकार है जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं। लास्ट ईयर इनका निधन भी हो गया था, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए आर वेरामुथु को दिया गया, तमिल साहित्यकार। चापचार कूट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? चापचार कूट फेस्टिवल यह मनाया जाता है भारत के मिजोरम राज्य में। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम में इसका आयोजन किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। अभी मार्च मंथ में इसका आयोजन किया गया था। नॉर्मली जूम खेती के खत्म होने के बाद मिजो कम्युनिटी जो है, जो कि मिजोरम में निवास करती है, वो चापचार कूट फेस्टिवल को फसल उत्सव के रूप में मनाती है। तो मिजोरम राज्य में ये मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया गया था। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया, किस राज्य में स्थित है? मार्च 2026 में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। ओके, असम में लोअर कोपिली रिवर पर यह बनाई गई है। 2300 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया 120 मेगावाट का यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जल विद्युत परियोजना है 120 मेगावाट की। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, असम राज्य में इसका इनॉग्रेशन किया गया। भारत में ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया। ज्ञान भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ज्ञान भारत मिशन भारत में पांडुलिपि जो है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उनके संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया था 2025 में, लास्ट ईयर। अब इसी के तहत एक नेशनल लेवल पर सर्वेक्षण शुरू किया गया है ताकि ऐसी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पांडुलिपियां है, उनको खोजा जा सके, संरक्षित किया जा सके और उनको डिजिटलाइज किया जा सके। तो ज्ञान भारत मिशन ये 2025 में लॉन्च किया गया था। किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांडुलिपि के संरक्षण से संबंधित है ना, क्योंकि पांडुलिपियां हमारे देश की विरासत है, संस्कृति की जानकारी देती है, हमारी हिस्ट्री की हमको जानकारी देती है, हमारा जो कल्चर है उसके बारे में बताती है, प्राचीन कल्चर, इसलिए इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 दिया गया ममता कालिया को। अगर हम ममता कालिया की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से आती है, हिंदी साहित्यकार हैं। इनकी किताब जीते जी इलाहाबाद, इस बुक के लिए ममता कालिया को मार्च 2026 में 2025 के लिए हिंदी भाषा की कैटेगरी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। नॉर्मली जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 लैंग्वेज जो कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में है, और इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश में भी दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ऐसी 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? ममता कालिया को। अब आप बोलोगे सर बाकी की 23 लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को आप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको जो ईयरली और मंथली ई बुक मिलेगी, वहां पर साहित्य अकादमी अवार्ड डिटेल में दिए गए हैं। 24 की 24 विनर आपको वहां पर मिल जाएंगे। किस कैटेगरी में उनका अवार्ड दिया गया, किस भाषा में दिया गया, किस बुक के लिए दिया गया, उनकी किस रचना के लिए दिया गया, ये सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। ये हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चल रहे हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, बहुत काम आएगा वो आपके लिए। ओके, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि करंट अफेयर की प्रॉब्लम फिर आपकी सॉल्व हो जाएगी, कहीं भी आपको करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे डेली करंट अफेयर के वीडियो को रोज वॉच कीजिए, वहां से भी आपको काफी सारा करंट अफेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर किसी अदर जगह पर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं हम। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ओडिशा की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इसे शॉर्ट में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है? 2025 के लिए यह अवार्ड 2026 में दिया गया नीता अंबानी को। ओके, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक को दिया गया? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अवार्ड जो है ये सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया जाता है। अगर किसी भी बैंक जो सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, उसने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जो कि मतलब बहुत ही शानदार है, हटके है, तो ऐसे केस में किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा सकता है। तो 2026 के लिए ये जो अवार्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, क्योंकि आरबीआई ने .बैंक.in नाम का डोमेन शुरू किया है सारे ऑफिशियल बैंकों के लिए, जो कि आरबीआई के द्वारा समृद्ध है। मतलब आरबीआई से जो कनेक्ट है, जिनको आरबीआई से मान्यता प्राप्त है, उन सभी ऑफिशियल बैंकों के लिए अब एक ही डोमेन होगा .बैंक.in, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। नवरोज किस धर्म के न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है? तो नवरोज की बात करें तो ये पारसी धर्म का नव वर्ष है। इतिहास में हमें उल्लेख देखने को मिलता है नौरोज त्योहार का। तो 2026 में ये 20 मार्च को मनाया गया। नौरोज या नवरोज कहलाता है ये त्योहार। किस धर्म का न्यू ईयर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये पारसी धर्म का न्यू ईयर है। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो स्कीम है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। स्कीम की बात करें तो अभी हुआ ये है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को 5 साल के लिए मंजूरी प्रदान की है, 2026-27 से लेकर 2030-31 की अवधि तक के लिए। इसके लिए कुल 2584 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल में 1500 मेगावाट की न्यू जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसे एड ऑन किया जा सके। नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 1500 मेगावाट तक की एड ऑन किया जा सके आगे आने वाले 5 साल में। किससे? स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से। देखिए स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी अधिकतम विद्युत उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट होती है अधिकतम। नहरों पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए आगे अप्रूवल दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026, इस इंडेक्स में टोटल 147 देशों को रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया को 2026 में 116 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2025 में जब इंडेक्स आया था तब इंडिया को 118 रैंक पर रखा गया था। मतलब 2 रैंक का इंडिया का सुधार हुआ है। अब इंडिया की रैंक हो गई है 116। कितने देशों में? 147 कंट्रीज में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। टॉप देशों की बात करें तो पहले नंबर पर फिनलैंड, सेकंड पर आइसलैंड और थर्ड पर रखा गया है डेनमार्क को। भारत की नेबर कंट्री में चाइना की 65 रैंक है, नेपाल 99, पाकिस्तान 104, श्रीलंका 134, बांग्लादेश 127 और अफगानिस्तान 147। तो इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है। 147 देशों में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया को 116 रैंक पर रखा गया। सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान 147 रैंक पर। भारत वर्तमान में विश्व में मेट्रो नेटवर्क के आकार में किस स्थान पर है? तो मेट्रो नेटवर्क का आकार देखिए तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरी रैंक पर आता है। इंडिया में कुल नेटवर्क जो वर्तमान में ऑपरेशनल है मेट्रो का, वो 1143 किलोमीटर से ज्यादा का है। टॉप मेट्रो नेटवर्क पहले नंबर पर चाइना आता है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर देखने को मिलता है इंडिया। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादक देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है इंडिया। कोकोनट प्रोडक्शन में भारत की जो हिस्सेदारी है पूरे वर्ल्ड में वो 30.37% है। ऑलमोस्ट 1/3 जो कोकोनट है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोकोनट उत्पादक देश कौन? इंडिया।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर यह हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। 2026 की थीम घोषित नहीं की गई, तो 2025 की थीम की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 2025 में यह डे पहली बार मनाया गया था। तो 2025 की थीम भी इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यह थीम रखी गई थी 2025 में पहले वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर की। तो यह हर साल 21 मार्च को ही मनाया जाता है। कालिंजर फोर्ट के आसपास के क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? कालिंजर फोर्ट यह देखने को मिलता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा इतिहास में। वो कालिंजर फोर्ट को जीतने के क्रम में ही उक्का नाम की एक तोप चला रहा था, जो कि उसके हाथ में फट जाती है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये कालिंजर फोर्ट देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। इसके आसपास के क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भीम पेमेंट ऐप को प्रमोट करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। हमारे क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो ये भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो हमारी जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उनके द्वारा रीसा टाइमलेस ट्राइबल नाम का एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया गया है ग्लोबल लेवल पर, जो कि जनजाति जो टेक्सटाइल है, जो वस्त्र है और जो बुनाई प्रोडक्ट है, उनको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए एक प्रीमियम ब्रांड बनाया गया है। तो जनजाति वस्त्र और बुनाई उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर प्रीमियम ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्राइबल के तहत। मार्च 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? मार्च मंथ में एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इस बुक को लॉन्च किया गया और इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। नाम सुना है? नोबेल पीस प्राइज विनर, भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इनकी एक बुक है जो कि दया, जो एक होता है दया करुणा, उस पर आधारित ये बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। कैलाश सत्यार्थी की बुक है जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 दिया गया कावेह मदानी को। कावेह मदानी की बात करें तो ये ईरान के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। जल संरक्षण के लिए काम करने के लिए कावेह मदानी को, ईरान के साइंटिस्ट को, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 प्रदान किया गया। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे मेल फुटबॉलर कौन बने हैं? 900 करियर गोल करने वाले वर्ल्ड में दूसरे पुरुष फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। पहले कौन थे? पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के, और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर राज्य कौन सा बना? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के डेटा के आधार पर टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर स्टेट बना है इंडिया का तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में $8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है अलग अलग देशों में। देश के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अकेले तमिलनाडु का योगदान 21.8% है। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है तमिलनाडु ने। पहले पर है तमिलनाडु, सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है महाराष्ट्र। इंडिया गवर्नमेंट ने मार्च 2026 में रिलीफ स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2026 में रिलीफ स्कीम को शुरू किया था। जो हमारे एक्सपोर्टर है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे, उनके नुकसान से उनको बचाने के लिए एक्सपोर्टर के लिए शुरू किया गया था रिलीफ स्कीम। इसके तहत अगर उनको नुकसान होता है तो कुछ गवर्नमेंट भी पे करेगी और काफी सारी अलग अलग कंडीशन थी, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उनको मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2026 में रिलीफ स्कीम को शुरू किया था। सरकार ने 300 इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफलाइन
सॉरी, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत ब्लॉक किया है, यह एक्ट कब पारित किया गया था? तो मार्च मंथ में काफी सारे इलीगल जो गेमिंग एप्लीकेशन थे, वेबसाइट थी, बैटिंग एप्लीकेशन थे, उनको गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया था मार्च मंथ में। एक्चुअल में ये जो ब्लॉक किए गए ना, ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत बैन किए गए, और इस एक्ट को पारित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट ईयर 2025 में। इसी के तहत ड्रीम 11 है ना, माई सर्कल ऐप जो भी था वो सब बैन हो गए थे, और ड्रीम 11 की तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप थी वो भी चली गई थी। तो वो हुआ था इस एक्ट के माध्यम से, जो कि 2025 में पारित किया गया था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इस आधार पर नापा जाता है कि किसी भी देश में टेररिज्म कितना ज्यादा है। तो इस इंडेक्स में इंडिया को 13 रैंक पर रखा गया है, 13वीं रैंक पर। सिडनी की एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इस इंडेक्स को हर साल जारी करती है। 163 देशों को इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है, इस बार रैंक किया गया, और इसमें आतंकवाद से प्रभावित सबसे बड़ा देश जो पहली रैंक पर रखा गया यह है पाकिस्तान, सेकंड पर बुर्किना फासो, थर्ड पर है नाइजीरिया। इंडिया की रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13। लास्ट ईयर 14th रैंक पर हमको रखा गया था, इस बार हमारी 13th रैंक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी टीबी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। 2026 में यस वी कैन एंड टीबी, लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस या वर्ल्ड टीबी डे की। यह मनाया जाता है 24 मार्च को हर साल। ऊर्जा संकट के बीच में ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला फर्स्ट यूरोपियन यूनियन देश कौन सा बना? मार्च मंथ में ऊर्जा संकट जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, उसके कारण पहली बार जो ऑयल है ना, उस पर गवर्नमेंट ने निगरानी शुरू करी, उसको अपने कंट्रोल में लिया। ऐसा करने वाला फर्स्ट यूरोपियन यूनियन का देश बना स्लोवेनिया, यूरोपीय देश। सरहुल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। मार्च 2026 में भी ये झारखंड में मनाया गया। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया? तीसरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया इम्फाल में। ओके, तो पूर्वोत्तर भारत में इम्फाल में इसका आयोजन किया गया 2026 में। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? अनलाइकली पैराडाइज, इस बुक को लॉन्च किया गया था मार्च 2026 में। इस बुक को संजय राउत ने लिखा था। संजय राउत की अगर हम बात करते हैं तो ये शिवसेना के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके एक बहुत ही फेमस नेता है। तो संजय राउत की बुक को लॉन्च किया गया था मार्च 2026 में। अनलाइकली पैराडाइज नाम की ये बुक थी। स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? स्वतंत्र भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यह लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात राज्य। पहला उत्तराखंड था, और ऐसा राज्य जो कि आजादी के पहले से फॉलो कर रहा है यूसीसी को, वो है गोवा। तोरिकुमेरु गोविंद भट्ट किस लोक नृत्य से संबंधित है जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अगर हम सोरी कुमेरु गोविंद भट्ट की बात करें तो ये यक्षगान से संबंधित है, भारत के कर्नाटक राज्य से आते हैं, यक्षगान से संबंधित। इनका 88 ईयर की एज में निधन हो गया था मार्च 2026 में। यक्षगान को, जो कि कर्नाटक का एक लोक नाट्य है, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि दिलवाने में काफी योगदान रहा है सोरी कुमेरु गोविंद भट्ट का। ठीक है, तो यक्षगान के हैं, कर्नाटक राज्य से संबंधित। इनका 88 ईयर की एज में निधन हो गया। इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में विमेन सिंगल का खिताब जीता अनाहत सिंह ने। इस चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया था। अनाहत सिंह ने इसका खिताब जीता है इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का। यहां पर आपको यह भी एक चीज याद रखना चाहिए, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा ये स्क्वैश खेलों से संबंधित खिलाड़ी है। इसके बाद
8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में आयोजित किया जाएगा माल्टा में। माल्टा और गोजो आइलैंड पर इसका आयोजन किया जाने वाला है 2027 में। इसके पहले 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2023 में, और ये एक कैरिबियाई कंट्री में आयोजित किया गया था जिसका नाम है त्रिनिदाद और टोबागो। कैरेबियन कंट्री है। 2023 में 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, और अब 2027 में 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा और गोजो आइलैंड पर आयोजित किए जाएंगे। किस इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रुप ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इसकी मालिक चेंज हो गई है, अब इसके मालिक हो गई है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है, इसके अधिकार को खरीद लिया है, और अब इस टीम की मालिक है आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी। 2025 के IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का ग्लोबल पॉपुलेशन रैंक क्या है? तो ये एक रिपोर्ट है IQ एयर की, 2025 के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया, और इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में भारत पॉल्यूशन के मामले में वर्ल्ड में 6th रैंक पर है। 2024 में जब ये रिपोर्ट आई थी तब इंडिया वर्ल्ड में पॉल्यूशन के मामले में 5वें स्थान पर था, और अब पॉल्यूशन के स्थान पर हमारा रैंक हो गया है 6th, मतलब एक रैंक में सुधार हुई है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री की बात करें तो ये पाकिस्तान है IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद सेकंड पर आती है बांग्लादेश, और थर्ड पर आती है तजाकिस्तान देश। टॉप 3 पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान। और इंडिया की रैंक पूछी जाए तो इंडिया 6th रैंक पर है ग्लोबल पॉल्यूशन रैंक या इस इंडेक्स में। 35th सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए दिया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। राम कुमार मुखोपाध्याय एक बंगाली साहित्यकार हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। इनको इनके बंगाली नोवेल के लिए, जिसका नाम है हारा पार्वती कथा, बंगाली नोवेल है, तो हारा पार्वती कथा के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को 35th सरस्वती सम्मान दिया जाएगा 2025 के लिए, बंगाली साहित्यकार। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के धर्म परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शेड्यूल कास्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की गई है? तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। गणित का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला एबेल प्राइज 2026 किसे दिया गया है? गणित का नोबेल कहलाता है, कौन सा प्राइज है ये? एबेल प्राइज। 2026 में ये जो प्राइज है ये जर्मनी के एक मैथमेटिशियन को दिया गया जिनका नाम है गर्ड फॉल्टिंग्स। तो गर्ड फॉल्टिंग्स को गणित के नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाने वाला एबेल प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है शीतल देवी को। इंडिया की बहुत ही फेमस पैरा आर्चर है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आती है शीतल देवी। तो इनको वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को। इनके पहले इस पद पर हंसराज गंगाराम अहीर थे, इनको रिप्लेस किया है साध्वी निरंजन ज्योति ने, और अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष है। 26 मार्च को कौन सा देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है? तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे है किसका? बांग्लादेश का। इस बार इसने 56th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। मध्य पूर्व संघर्ष से जहाजों की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वहां से जो इंडियन शिप है जो कि गैस या फिर ऐसी चीजें लेकर आती है,
उनको बचाने के लिए, क्रूड ऑयल जो लेकर आती है उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को शुरू किया था इंडियन नेवी ने मार्च 2026 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? WTO का 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मार्च 2026 में कैमरून के याउंडे नाम का जो उसका शहर है वहां पर आयोजित किया गया। तो कैमरून में आयोजित किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14th मिनिस्ट्रल या मिनिस्टर लेवल या 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? कैमरून में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 समिट 2026 में भाग लेंगे। G7 समिट 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो इस साल G7 समिट का आयोजन किया जाना है फ्रांस में। 15 से लेकर 17 जून नेक्स्ट मंथ फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा और यह 52 G7 समिट होगी जो कि फ्रांस में आयोजित की जाएगी। ओके, इसके पहले G7 समिट का आयोजन किया गया था कनाडा में और अब यह 2026 में आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे मिला है? तो हॉकी इंडिया ने एनुअल अवार्ड की अनाउंसमेंट की थी 2026 मार्च में। 2025 के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड होता है 2025 के लिए दिया गया हार्दिक सिंह को। हॉकी इंडिया अवार्ड देता है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इंडिया के हार्दिक सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, पंजाब से आते हैं। और यहीं पर विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 की बात करें तो यह नवनीत कौर को दिया गया, इंडियन हॉकी प्लेयर जो कि हरियाणा से आती है। तो ये दो अवार्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का मार्च 2026 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विजयपत सिंघानिया ये रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, अभी इनका बेटा चेयरमैन है। तो डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया मार्च 2026 में। इंडस्ट्रियल इनका जो सपोर्ट है, जो इनका काम है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, उसमें योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था 2006 में। तो 2006 में पद्म भूषण प्राप्त है डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। इनका निधन हो गया मार्च 2026 में। ओके, तो यहां पर मार्च 2026 के हमने टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में डिस्कस किया है। एक एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से ले लीजिएगा। इसके अलावा 100 RGS कोर्स की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के किसी अदर टॉपिक पर, किसी अदर वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।